आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में किसी भी तरह से लोगों के बीच कहीं ना कहीं वो बनी रहे, लोगों के बीच कहीं ना कहीं वो अपनी जो चर्चा है वो लगातार उसकी होती रहे। इसीलिए लगातार देखेंगे आप कि कोई ना कोई वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या पार्टी के बाकी नेता हो ऐसा बयानबाजी करते रहते हैं कि मीडिया में वो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। अब आप देखिए ईडी के 4 समन के बावजूद भी जो अरविंद केजरीवाल है वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है। 2015 की बात करें तो उस समय अरविंद केजरीवाल बनारस चले जाते चुनाव लड़ने के लिए, कि जो कुमार विश्वास उस समय थे आम आदमी पार्टी में, वो अमेठी चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन देखिए हासिल इससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक बड़ा नेता है, उसकी एक ज़मीन है, उसका एक वजूद है, उसका एक वोट बैंक है। इसलिए आप सिर्फ लड़ने के हिसाब से आप जाएंगे तो आपको कुछ हाथ नहीं आएगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात करेंगे कुछ राजनीति की। और यहाँ पर राजनीति की अगर बात कर रहे हैं तो दिल्ली के घमासान की भी बात करेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से यहाँ पर घमासान चल रहा है। ईडी, बीजेपी और केजरीवाल, यही 3 मुद्दे हैं जो चारों ओर दिल्ली में आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। भले ही दिल्ली यहाँ पर किसी भी हालत से जूझ रही हो, यहाँ पर लगातार कई सारी चीज़ें हो रही हों, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की साजिश जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रही है वो लगातार उजागर हो रही है। और किस तरीके से आम आदमी पार्टी का हर मंत्री जो है घोटाले के आरोप में घिरता हुआ नजर आ रहा है। 2013 जिसे कहा जा रहा था कि एक क्रांतिकारी साल है और यहाँ पर एक नेता ऐसा आया है जो घोटाले के नामो निशान मिटा देगा, और वो नेता खुद भी यही वादे दावे करता हुआ नजर आ रहा था। वो नेता थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि हम ईमानदार नहीं, हम कट्टर ईमानदार हैं। वो ये कहते हुए नजर आते थे, लेकिन कट्टर ईमानदारी कुछ ऐसी निकली कि हर डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार के घोटाले के आरोप हैं। हर मंत्री या तो जेल जाने वाला है या फिर जेल के अंदर है। यानी आम आदमी पार्टी की ये हालत हो गई है कि अभी बस 2 नेता अगर और जेल में चले जाएं तो पार्टी का पतन आप समझ लीजिए। लेकिन एक और तो ईडी लगातार यहाँ पर शिकंजा कस रही है, नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का एक पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो कहीं ना कहीं वही सारा सितम उनका वोट बैंक बनता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा, उसके बाद MCD और अब राज्यसभा चुनाव भी वो निर्विरोध यहाँ पर जीत गए। यानी किसी पार्टी ने यहाँ पर अपना कोई उम्मीदवार उतारा ही नहीं। यानी बीजेपी भी यहाँ पर अपना राज्यसभा उम्मीदवार उतारने से डर गई, जिनके पास दिल्ली में कई बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के कई सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो राज्यसभा सांसद बन सकते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ी टक्कर दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। मानो यहाँ पर बीजेपी अपना समय खराब करना ही नहीं चाहती थी, या फिर बीजेपी कुछ और सोच रही है, या फिर बीजेपी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं से डर गई। इसमें स्वाति मालीवाल थे, इसमें ND गुप्ता जिनको दोबारा से चयनित किया गया, इसमें संजय सिंह जो अभी यहाँ पर जेल में है लेकिन जेल से बाहर आए, अपना नामांकन भरा और यहाँ पर जीत भी हासिल कर ली। लेकिन क्या अब इस जीत के बाद ये जो 3 तरफा जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हुई है, पहले विधानसभा फिर MCD और राज्यसभा, तो क्या इसी के तहत यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार बड़ी ताकत बनती जा रही है? और यही बड़ी ताकत जो 20, 22 और 23 में जो जीत इनकी हुई है और 24 की शुरुआत में जो शानदार जीत यहाँ पर राज्यसभा में पाई है, तो क्या 24 के जब चुनाव होंगे तो क्या ये ताकत काम आएगी? कई सारे सवाल यहाँ पर हैं, कई सारे विवाद यहाँ पर हैं। विवाद तो खैर यहाँ पर राजनेता लगातार बनाते रहेंगे जब तक राजनीति चलेगी, लेकिन इन सवालों का जवाब हम यहाँ पर लेंगे। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उनसे करेंगे कि क्या ये तीनों चुनाव लगातार जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब सोच सकती है कि हम 7 में से 5 नहीं तो 4 सीट क्या बीजेपी के हाथों से छीन सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और राज्यसभा का चुनाव दौलत चूँकि थोड़ा सा अलग किस्म का होता है, वहाँ पर अलग तरह जो विधायक है वो वोटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आपने बात सही की कि जिस तरह से 3 सीटें बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी ने जीती और बीजेपी ने उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो कहने का मतलब ये है कि क्या पहली जीत मानी जा सकती है और क्या आने वाले 2024 के लिए ये एक बड़ा कदम और बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में किसी भी तरह से लोगों के बीच कहीं ना कहीं वो बनी रहे, लोगों के बीच कहीं ना कहीं वो अपनी जो
चर्चा है वो लगातार उसकी होती रहे, इसीलिए लगातार देखेंगे आप कि कोई ना कोई वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या पार्टी के बाकी नेता हो ऐसा बयानबाजी करते रहते हैं कि मीडिया में वो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। अब आप देखिए ईडी के 4 समन के बावजूद भी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर हम देखें कि अगर वो शायद दूसरे समन पर अगर पेश हो गए होते तो हम शायद आज ये बात नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है उनको पता है कि कैसे राजनीति करनी है, किन मुद्दों पे बात करनी है, किस तरह से मीडिया में लाइमलाइट होना। वही बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे कि भाई बीजेपी हमेशा चाह रही है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर अंकुश लगाया जाए, आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए, कमज़ोर किया जाए। ये जो बात है लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे। आपने देखा कि जिस तरह 10 साल के अंदर 2 राज्यों में चुनाव, एमसीडी चुनाव जीत लिया, गोवा में कुछ सीटें जीत ली, इस तरह गुजरात में भी कुछ सीटें जीती और तमाम राज्यों में अपना वोटिंग परसेंटेज कहने के बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक उनके लिए अचीवमेंट है। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल ये है कि 2024 में क्या जो भाजपा के सामने दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो कह सकते हैं नेता हैं या उनके प्रत्याशी होंगे, क्या वो मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि लगातार इंडी गठबंधन में बात चल रही है कि उनको साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। अगर ये मिलन हो पाया तो इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कई सीटें दौलत ऐसी है जहाँ पर बहुत क्लोज फाइट रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार पेश कर सकती है। और इसी का कह सकते हैं कि बुनियाद पर कहीं ना कहीं जो आप है कि 10 साल हमने दिल्ली में काम किया है, उसकी बुनियाद पर वो अपने प्रत्याशियों को इस बार लोकसभा में अधिक से अधिक जिताना चाहते हैं ताकि लोकसभा में भी उनकी जो संख्या है वो अधिक से अधिक बढ़ सके, उनकी संख्या में इजाफा हो सके, लगातार दहाई का आंकड़ा वो छू सके। और यही उनके प्रयास है और इसीलिए लगातार वो चर्चाओं में रहने के लिए तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ऊपर न सिर्फ राजनीति कर रहे हैं बल्कि बीजेपी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बीजेपी किस तरह से उनको परेशान कर रही है और तमाम सारे मुद्दों में फंसा रही है। संजय सिंह यहाँ पर राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनको जेल से 2 बार बाहर निकलने की इजाजत मिली, एक बार नामांकन भरने के लिए और दूसरा सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। तो क्या अब वो चयनित हो चुके हैं राज्यसभा, वो जाएंगे, तो क्या राज्यसभा की कार्रवाई के लिए उनको जेल से छूट मिलेगी या फिर अब उनके पास कुछ ऐसी पावर है कि वो अब जेल से बाहर आ सकते हैं? क्या इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अभी तो खैर संजय सिंह के ऊपर मामला चल रहा है, ऐसी कोई पावर नहीं है और जो उन्होंने गलत किया है तो वाकई उनको सजा होगी और गलत नहीं किया है तो उनको बाहर आने से वो रोकेगा भी नहीं। लेकिन हाँ देखिए, प्रोसेस के तहत चीज़ें होती हैं, जाँच चल रही है, तमाम तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चाहे ईडी की बात करें या जिस तरह से और भी तमाम सारे आरोप उनके ऊपर लगे उसकी बात करें, तमाम मामलों में जांच चल रही है। और देखिए बारंबार ईडी उनकी जो जमानत याचिका को इसलिए खारिज करवा रही ताकि उनसे ज़्यादा पूछताछ हो सके, ज़्यादा सवाल जो उनके पास हैं उसके ऊपर बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन हाँ, ये कहना मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बहुत लंबे समय तक संजय सिंह को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता, उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। 20 तारीख तक अभी समय दिया, हो सकता है इसी दौरान वो छूट के बाहर आ जाए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है संजय सिंह के बाहर आने के बाद तो आप देखिए कि लगातार बीजेपी को घेरेगी, लगातार ये बोलेगी कि हमारे नेताओं को, हमारे तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया ताकि आम आदमी पार्टी जो है वो उसका जो विजय अभियान है वो ख़त्म हो जाए। और साथ में आम आदमी पार्टी को बदनाम भी जो लगातार किया जा रहा था, तो ये भी कहा जाएगा कि भाई देखिए आम आदमी पार्टी साफ़ सुथरी पार्टी है, तमाम सारे इल्ज़ाम लगे लेकिन उन इल्ज़ामों का कोई ज़मीन नहीं थी, कोई आधार नहीं था, इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के नेता जेलों के अंदर थे वो बाहर आ गए। हमने 2014 में देखा कि यहाँ पर 14 में और 19 में कोई सीट यहाँ पर हाथ नहीं आई आम आदमी पार्टी के, लेकिन हमने एक प्रयास यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखा कि वो वाराणसी जाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, सांसदीय का चुनाव यहाँ पर लड़ते हैं। तो क्या हम 24 में भी एक कह लिया जाए कि एक बहादुरों वाला एक चयन था कि उन्होंने ये चुना कि वो जाके चुनाव लड़ेंगे, वो सीएम रहते हुए भी यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या दिल्ली छोड़ के क्या वो दूसरी जगह जा सकते हैं बीजेपी नेताओं से यहाँ पर पंगा लेने के लिए, एक तरीके से कहा जाए कि अगर चुनाव लड़ने के लिए, या फिर अपने कुछ नेताओं को वहाँ पर वो वाराणसी भेज सकते हैं, या फिर अयोध्या का मुद्दा चल रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपनी लोकसभा सीट बदल सकते हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी 70 से ऊपर वालों को मौका नहीं देगी। तो हम क्या ये सब बदलाव जो मैं अभी कह रहा हूँ या फिर संभावित हैं, क्या ये सब बदलाव हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, बीजेपी के लिहाज से आपने सही कहा कि 70 के प्लस वालों को शायद बूतना अहमियत ना दी जाए। इसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं और ये नाम ऐसे हैं जो बाकी बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। आप देखिए 70 के आसपास लगभग जो चेहरे हैं, इसमें मेनका गांधी का बड़ा नाम निकल कर सामने आता है, वहीं आप राजनाथ सिंह जो 70 से प्लस वाले उनका नाम निकल कर सामने आता है, संतोष गंगवार है, बड़े नेता है बीजेपी के यूपी से, उनका नाम निकल कर सामने आता है। नहीं कि एक फहरिस्त पूरी की पूरी है। तो क्या ऐसे में बीजेपी इन नामों को भी काट देगी? वही अगर इन नामों की कह सकते हैं कटौती होती है, अगर ये नाम छट जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी इन सीटों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाती हुई नजर आएगी? आपने सही कहा कि जैसे
बीते चुनाव की बात करें तो 2014 की 15 की बात करें तो उस समय अरविंद केजरीवाल बनारस चले जाते चुनाव लड़ने के लिए, कि जो कुमार विश्वास उस समय थे आम आदमी पार्टी में, वो अमेठी चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन देखिए हासिल इससे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक बड़ा नेता है, उसकी एक ज़मीन है, उसका एक वजूद है, उसका एक वोट बैंक है, इसलिए आप सिर्फ लड़ने के हिसाब से आप जाएंगे तो आपको कुछ हाथ नहीं आएगा। अभी बीते दिनों देखा हमने कि चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है कह सकते हैं कि गोरखपुर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको सफलता वहां पर नहीं मिलती। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं कि सिर्फ लड़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आपको कुछ तवज्जो मिले। इसीलिए लगातार आप देखें तो प्रियंका वर्सेस मोदी का मुकाबला भी लगातार बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको वही मेहनत करनी चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी पार्टी या आपके नाम पे कुछ वोट आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर यूपी या मध्य प्रदेश जाना अभी आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो दिल्ली में रहकर यहाँ पर अपनी राजनीति केंद्रित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने विस्तार के चक्कर में दिल्ली को ही गवा बैठी। हमने देखा कि 2019 से पहले वो मध्य प्रदेश के चुनावों में, राजस्थान के चुनावों में, कई चुनावों में पार्टिसिपेट वो करती हुई नजर आई, लेकिन जब 19 का परिणाम आया तो दिल्ली उनके हाथ से जा चुका था। तो देखना होगा कि क्या इस बार 2024 में लोकसभा में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। जैसे विधानसभा, एमसीडी और यहाँ पर राज्यसभा चुनाव जीता, तो क्या लोकसभा चुनाव भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती नजर आएगी? क्या बीजेपी का इस बार सफाया होगा कि नहीं? परिणाम आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन लगातार यहाँ पर कयास चलते रहेंगे, लगातार यहाँ पर राजनीति में विवाद भी होते रहेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।